हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने हमारी ईगा जो बुक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों चैप्टर नंबर 16 जो है हमारा हमने कंप्लीट करा था, राइट। उससे पहले दोस्तों चैप्टर नंबर 15 जो है फंक्शंस एंड स्पिरिट ऑफ ऑडिट, और दोस्तों चैप्टर नंबर 16 जो है रेगुलरिटी एंड प्रोप्रिएटी ऑडिट के बारे में चर्चा करी थी, राइट। तो आज दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 17 जो है हमारा इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट के बारे में बात करेंगे। और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों एक चैप्टर और जो है चैप्टर नंबर 18 वो हमारे इस सिलेबस, इस जो किताब का है जो है वो पेंडिंग रहेगा। तो उसको कंप्लीट करके दोस्तों अपने नया जो कोई टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे, राइट। तो वो दोस्तों कौन सा नया टॉपिक हमें डिस्कस करना है आप सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, राइट। और बाकी मैं देखूंगा कि कोई अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करें, राइट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 17 जो है इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, राइट। और दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक दो बातें आपको बता देता हूं मैं। ये जो पूरा चैप्टर है दोस्तों ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है और कोई फैक्चुअल बातें जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई नहीं है, राइट। आपकी समझ के लिए दोस्तों ये चैप्टर मैंने लगभग 99% पूरा ही इसको लिखा है और इसको अपने पढ़ेंगे, राइट, ताकि समझ बढ़ जाए हर चीज़ के प्रति हमारी। और क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी आएंगे जो अपनी थिंकिंग पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, जो एनालिसिस पे होगा, एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे, राइट। हमारा दोस्तों थ्योरी पोर्शन क्लियर है, हमारा कंसेप्ट क्लियर है, देन वी कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चंस आल्सो, राइट। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 17। और चैप्टर नंबर 17 दोस्तों स्टार्ट करने से पहले इसके बैकग्राउंड की पिक्चर जो है मैं आपको एक बार और रिवाइज़ करवाना चाहता हूँ। और दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि आपको पता रहे कि अपने कहाँ पे हैं, कौन से हिस्से में, पूरी पिक्चर के कौन से हिस्से पे हैं, ठीक है। और दोस्तों इस चैप्टर से एक सवाल जो पूछा जाता है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद या बीच में कभी भी, राइट। तो चलिए दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों बैकग्राउंड में पिक्चर क्या है। सबसे पहले दोस्तों गवर्नमेंट और राजा के बारे में हमने पढ़ा था। जो सरकार है और जो राजा होता है दोस्तों वो काम कैसे करते हैं, उनको अपने प्रजा चलानी है दोस्तों, गवर्नमेंट को लोगों को चलाना है, लोकतंत्र को चलाना है, देश को चलाना है। तो सबसे पहले दोस्तों किसी भी चीज़ को रन करने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशंस को, किसी भी राजा को, किसी भी स्टेट को सबसे पहले आपको धन की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है और दोस्तों राजस्व की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पैसा आप लेते हो लोगों से दोस्तों, खर्चा आप करते हो, राइट। और दोस्तों इसके बैकग्राउंड में, खर्चा करने में, पैसा लेने में जो बैकग्राउंड की पिक्चर है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसमें क्या है दोस्तों पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, बजट पेश होता है, वहाँ से पैसा निकलेगा, अप्रोप्रिएशन बिल एक्ट बनेगा और दोस्तों डिफरेंट कामों पे क्या है वो पैसा खर्च होगा। ये खर्चे के पीछे बैकग्राउंड की पिक्चर चली आपके लिए, ठीक है दोस्तों। पैसा आया, खर्चा हो गया। अब ऐसा तो नहीं है दोस्तों पब्लिक का पैसा है उसको आप बिना कोई जाँच के, जिस ऑफिशियल्स ने खर्चा किया, जिन ऑफिशियल्स ने खर्चा किया है उन्होंने सही खर्चा किया है या नहीं किया, दोस्तों इन खर्चों की जांच करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है, एक स्वायत्त संस्था की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो दोस्तों इंडिपेंडेंट बॉडी क्या होती है, वो ऑडिट एजेंसी होती है, ठीक है। दैट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पर्सन हु हैव इनकर द एक्सपेंडिचर, राइट। जिन्होंने दोस्तों एक्सपेंडिचर किया है, जिन्होंने अकाउंट्स बनाए हैं, उनसे अलग एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है, एक स्वायत्त संस्था जो है, जिसको मैं ऑडिट एजेंसी बोलता हूँ, उसका गठन किया जाता है, ठीक है। या वो दोस्तों डिपार्टमेंट हमारे पास है। ये दोस्तों पिक्चर का फर्स्ट हाफ था। अब दोस्तों फिर क्या हुआ, सेकंड हाफ जो है इसका, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों ऑडिट एजेंसी काम कैसे करती है, ऑडिट काम कैसे करती है। ऑडिट दोस्तों मेनली दो प्रकार की ऑडिट करती है। एक होती है दोस्तों रेगुलरिटी ऑडिट, एक होती है दोस्तों प्रोप्रिएटी ऑडिट, राइट। रेगुलरिटी ऑडिट के अंदर दोस्तों हम क्या क्या जांच करते हैं, किन चीज़ों की जांच करते हैं कि खर्चे नियमित है या नहीं, खर्चे रेगुलर हैं या नहीं, खर्चों में दोस्तों रूल्स एंड ऑर्डर्स का पालन हुआ है या नहीं, ये हम रेगुलरिटी ऑडिट के अंदर पढ़ेंगे, मतलब पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर नंबर 16 के अंदर। रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर दोस्तों फॉलो करते हैं तो वो क्या है, रेगुलरिटी ऑडिट के अंदर आते हैं। और दोस्तों प्रोप्रिएटी ऑडिट का मतलब है खर्चे जस्टिफाइड हैं या नहीं, खर्चे करने का दोस्तों औचित्य क्या है, वो चीज़ें जो है हम प्रोप्रिएटी ऑडिट के बारे में, प्रोप्रिएटी ऑडिट जब हम करते हैं तो उसमें हम अपने ये चीज़ें देखते हैं, खर्चों का जस्टिफिकेशन, राइट। कई दोस्तों एक्सपेंडिचर जो है नियमित तो हो सकते हैं, रेगुलर हो सकते हैं, लेकिन वो जस्टिफाइड हों, वो प्रोप्रिएट हों, उसका दोस्तों कोई कन्फर्मेशन नहीं है। इसलिए हमें दोनों प्रकार की ऑडिट हमें करनी पड़ती है। चैप्टर नंबर 16 के अंदर दोस्तों ये बातें अपनों ने पढ़ी है, राइट, येस और नो। अब दोस्तों
रेगुलरिटी ऑडिट पढ़ लिया, प्रोप्रिएटी ऑडिट पढ़ लिया। और दोस्तों इसके साथ साथ जो है चैप्टर नंबर 17 के अंदर 3 प्रकार की ऑडिट और है हमारे पास, मतलब 3 प्रकार का ऑडिट हम और करना होता है। 3 प्रकार की ऑडिट की जिम्मेदारी और ऑडिट एजेंसीज को दे दी गई है, ठीक है। तो वो क्या है दोस्तों, रिव्यू करना है परफॉर्मेंस का, ठीक है। कोई भी दोस्तों प्रोजेक्ट है, कोई भी स्कीम है, ठीक है, उसके दोस्तों क्या क्या गोल्स थे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, और दोस्तों उन्होंने क्या क्या परफॉर्म किया है, क्या क्या परफॉर्मेंस दी है। दोस्तों मुझे बिल्डिंग बनानी थी, ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट था, ठीक है। ये दोस्तों कोई MES का प्रोजेक्ट था, मान लो। MES का मतलब तो पता है आपको, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों बिल्डिंग एंड कोई कंस्ट्रक्शन जो डिपार्टमेंट था उसने क्या ये काम किया, राइट। अब दोस्तों सारा काम हो गया, पैसा अलॉट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब चीज़ें हो गई। लेकिन दोस्तों जब ऑडिट की जब बात आएगी तो उसके अंदर दोस्तों इस प्रोजेक्ट या स्कीम के परफॉर्मेंस को अपने देखेंगे और उसके दोस्तों रिव्यू करेंगे अपने, ठीक है। तो उसको दोस्तों क्या बोला जाता है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, ठीक है। अब दोस्तों इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, ठीक है। जब दोस्तों ये कंस्ट्रक्शन होगा, कोई भी प्रोजेक्ट है, मान लो कोई फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट है, ठीक है, या कोई और दोस्तों कोई भी कंस्ट्रक्शन है या कोई भी स्कीम है, कोई भी प्रोजेक्ट पे पैसा खर्च हो रहा है, तो उसके अंदर इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि भैया 1 करोड़ का मान लो फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो उस पर क्या है, 1 करोड़ का ही है ये, क्या इस पर ये 90 लाख में बन सकता था, ये 85 लाख में बनना था, मतलब मितव्ययता का यूज़ हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। ये दोस्तों हमने क्या है इकोनॉमी के अंदर पढ़ते थे, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर अपने ऑडिट के अंदर देखते हैं एफिशिएंसी, दोस्तों ये कितना एफिशिएंट है, इसकी कितनी क्षमता है, ठीक है। फ्लाईओवर की बात करूँ तो दोस्तों इस पे जितने भी साधन जाएंगे तो क्या ये मैक्सिमम से मैक्सिमम हैवी व्हीकल्स के लिए भी क्या अवेलेबल है ये, राइट। इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, ठीक है दोस्तों, कितना इफेक्ट होगा, कितना प्रभावशाली है ये, ठीक है। तो इस प्रकार की ऑडिट जो है दोस्तों हम करते हैं, राइट। तो ये दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट जो है रेगुलरिटी, प्रोप्रिएटी ऑडिट के साथ साथ इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, ठीक है। और दोस्तों जो एक क्वेश्चंस की बात कर रहा था मैं, जो MCQ जो है इस चैप्टर से पूछा जाता है, वो दोस्तों EEE का मीनिंग पूछा जाता है। प्रीवियस के एग्जामिनेशन के अंदर EEE का जो मीनिंग है ये हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और EEE का मतलब क्या हुआ, ई से क्या हुआ दोस्तों, इकोनॉमी। इकोनॉमी तो दोस्तों हमें याद रहेगी हमेशा, इकोनॉमी। दूसरा है एफिशिएंसी, तीसरा है दोस्तों इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, इस 3 ई का मतलब है। तो इसमें से कोई दोस्तों पूछ लेंगे 2 ई का मतलब तो ये है, तीसरे ई का मतलब बताइए, या तीनों भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों चैप्टर का बैकग्राउंड का जो पिक्चर है। अब चलते दोस्तों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पैरा नंबर 17.1 से। चलिए दोस्तों देखिए चैप्टर नंबर 17 में क्या दिया गया है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। एक तो इन 3 ई का मतलब याद रखना है। पीछे बोलिए दोस्तों, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। दोस्तों इकोनॉमी आपको याद रहेगा, इकोनॉमी आपको याद रहेगा। इन दोनों को याद करने की ट्रिक दोस्तों बता देता हूँ। पहले 2 शब्द हैं दोस्तों वो EFF से हैं, पहले 3 शब्द, पहले 3 अक्षर जो हैं, पहले 3 अक्षर जो हैं वो क्या है, EFF से हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। EFF से दोस्तों क्या आएगा, एक तो एफिशिएंसी आ जाएगा, एक याद आ जाएगा दोस्तों इफेक्टिवनेस। अगर ऑप्शंस में EFF से दिए गए हैं शब्द तो भी क्या आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। इकोनॉमी तो याद रहेगा आपको, ठीक है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस मतलब EFF, ठीक है। चलिए दोस्तों 17.1 देखिए, बिफोर इंडिपेंडेंस। दोस्तों स्वतंत्रता से पहले क्या होता था, गवर्नमेंट ऑडिट वाज मोस्टली कन्फाइंड टू का मतलब होता है दोस्तों सीमित होना, लिमिटेड इसको मतलब बोलते हैं, लिमिटेड, ठीक है। गवर्नमेंट ऑडिट दोस्तों क्या थी, मोस्टली कन्फाइंड टू चेक ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स, रूल्स एंड ऑर्डर्स और सैंक्शंस और प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंडिचर। अब दोस्तों स्वतंत्रता से पहले गवर्नमेंट ऑडिट जो होती थी वो क्या होती थी कि जो मोस्टली कन्फाइंड टू चेक द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस, इंडिविजुअल की दोस्तों ट्रांजैक्शंस चेक करते थे, ठीक है। क्या देखते थे उसमें दोस्तों, कितना प्रोविजन ऑफ फंड्स, कितना फंड उसको मिला है और कितना उसने खर्चा किया है, ठीक है। रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉलो हुए हैं या नहीं, सैंक्शंस दोस्तों प्रॉपर उसने ली है या नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर दोस्तों जस्टिफाइड है या नहीं, ये चीज़ें हम जो हमारा इंडिपेंडेंस का एरा है उसमें चेक करते थे।
which was quite effective and fruitful in detection of cases of improper, irregular, extravagant, wasteful और uneconomical expenditure। और दोस्तों ये जो मेथड था ये सारी चीज़ों को चेक करने का गवर्नमेंट का ऑडिट का, वो दोस्तों इफ़ेक्टिव भी था और वो फ्रूटफुल भी था। ठीक है, उससे मतलब फ़ायदा होता था। ठीक है, और इससे अपने कौन से केसेस का डिटेक्ट कर पाते थे, कौन से केसेस डिटेक्ट कर पाते थे, वो दोस्तों इम्प्रॉपर, इरेगुलर, एक्स्ट्रावेजेंट, गलत तरीके से, गलत नियमों के आधार पर, अपव्ययी तरीके से, वेस्टफुल तरीके से, अनइकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर अगर हुआ है तो अपने इस प्रकार की ऑडिट करके दोस्तों क्या है उसमें हम पता लगा सकते थे एक्सपेंडिचर का। ठीक है, ये तो अच्छी बात है भैया। व्हेन द पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दोस्तों बाद में क्या है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का पैटर्न बदला। इट्स नेचर एंड डायमेंशंस अंडरवेंट रेडिकल एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन इन द वेक ऑफ इंक्रीजिंग गवर्नमेंटल आउटलेज इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद जो है गवर्नमेंट के काम करने का तरीका बदला, एक्सपेंडिचर करने का तरीका बदला। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों रेडिकल और रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन आए। ठीक है, तो दोस्तों क्या ये सिस्टम थोड़ा सा फेल होने लगा। इंडिविजुअल जो ट्रांजेक्शन्स होती थी, द इनएडिक्वेसी ऑफ द सिस्टम ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स वाज फेल्ट, कि मतलब इंडिविजुअल की एक ट्रांजेक्शन्स को, क्योंकि दोस्तों हज़ारों ट्रांजेक्शन्स होने लग गई। ठीक है, फंड बढ़ा दोस्तों, इकोनॉमी बढ़ी, तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स दोस्तों सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली अकर होने लगी। तो इस सिस्टम की दोस्तों क्या है उसके अंदर ऐसा हुआ कि यार ये सिस्टम क्या है सफिशिएंट नहीं है, ये क्या इनएडिक्वेट है, ये पर्याप्त नहीं है। जो चीज़ हम चाहते हैं, जो ऑडिट से क्या है दोस्तों, जो ऑडिट से चाहती है गवर्नमेंट, वो चीज़ें क्या है उसके अंदर नहीं हो पा रही है। राइट, आगे चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद दोस्तों ट्रांजेक्शन्स बढ़ी, तो इंडिविजुअल को जो ट्रांजेक्शन्स जो करने का जो ऑडिट का पैटर्न था वो दोस्तों थोड़ा चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों क्या ज़रूरी हुआ, इट बिकेम एसेंशियल, ये ज़रूरी हो गया, एंड नेसेसरी फॉर ऑडिट। और दोस्तों ऑडिट के लिए क्या नेसेसरी होगा, टू असर्टेन, ये सुनिश्चित करना वेदर द वेरियस डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ आर बीइंग एग्जीक्यूटेड एफिशिएंटली। और दोस्तों ऑडिट के लिए क्या सुनिश्चित करना हो गया ये, कि जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम चल रहे हैं, जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो जो एग्जीक्यूट हो रही है वो एफिशिएंटली हो रही है नहीं हो रही, एफिशिएंट तरीके से दोस्तों उनकी क्षमता कैसी है, वो अच्छे से हो रही है नहीं हो रही, ये दोस्तों सुनिश्चित करना ऑडिट का काम दिया गया, ऑडिट को काम दिया गएगा। एंड देयर ऑपरेशंस कंडक्टेड इकोनॉमिकली, और दोस्तों जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो काम चल रहा है, वो इकोनॉमिक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, मितव्ययता से हो रहा है या नहीं हो रहा, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड ऑफ देम। और दोस्तों जिस प्रोग्राम से, डेवलपमेंट प्रोग्राम से जो हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये दोस्तों ये सारी चीज़ें जो एसेंशियल होगी और नेसेसरी के लिए होगी ऑडिट को करना, ये चीज़ें सारी सुनिश्चित करना। ठीक है, स्कार्स रिसोर्सेज एंड लार्जर डिमांड्स ऑन देम कॉल्ड फॉर इंश्योरिंग दैट अवेलेबल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली एंड यील्ड रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड ऑफ देम। ठीक है दोस्तों, रिसोर्सेज कम थे, डिमांड ज़्यादा थी, इसलिए दोस्तों जो अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करना, इकोनॉमिकल तरीके से यूज़ करना, और दोस्तों उनसे यील्ड रिजल्ट का मतलब है जो चीज़ें उनसे एक्सपेक्ट की गई थी वो सारी रिजल्ट वो दे, ऐसी एक्सपेक्टेशंस दोस्तों डेवलपमेंट प्रोग्राम से, वेलफेयर एक्टिविटी से करी जाने लगी थ्रू ऑडिट। राइट, द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट और इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑडिट हैज़ अकॉर्डिंगली बीइंग डेवलप्ड टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। तो दोस्तों ये सारी जो इकोनॉमी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस जो ऑडिट जो है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज हुई इसके हिसाब से ये कंसेप्ट डेवलप होने लगा। एंड इज़ अप्लाइड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्रोजेक्ट और स्कीम। ठीक है दोस्तों, तो ये इकोनॉमी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है ये अप्लाई किया गया, रिव्यू करना है किसी भी प्रोजेक्ट या स्कीम जो है उसके क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उसकी परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है दोस्तों, ये कंसेप्ट जो है डेवलप हुआ, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। अब जो 3 ई जो है हमारे, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो है, इनके बारे में दोस्तों चर्चा की गई है नेक्स्ट पैरा के अंदर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मीनिंग ऑफ 3 ईज। नेक्स्ट दोस्तों 17.2 जो पैरा है इसके अंदर तो तीनों ई हैं, इसकी डेफिनेशंस दी गई हैं। ठीक है, मोटी मोटी बातें दोस्तों आपको पता है। इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिकल तरीके से दोस्तों कौन होता है, इकोनॉमिकल कौन होता है, जो मितव्ययता से पैसा खर्च करता है। ठीक है, एफिशिएंसी दोस्तों क्या होती है, क्षमता होती है।
ठीक है, काम करने की दोस्तों क्षमता होती है। इफेक्टिवनेस दोस्तों कितनी प्रभावशीलता है उसकी, ठीक है, मोटी मोटी बातें दोस्तों आपको पता है। डेफिनेशन में दोस्तों देखिए, इकोनॉमी इज़ द प्रैक्टिकल सिस्टमेटिक मैनेजमेंट of the affairs of a project or scheme which assures minimum operating cost। ये आ गया ना, minimum operating cost for carrying out functions and responsibilities। ठीक है, एक दोस्तों ये प्रैक्टिकल सिस्टमेटिक मैनेजमेंट है किसी भी प्रोजेक्ट या स्कीम के अफेयर्स का। और दोस्तों ये क्या सुनिश्चित करता है, इकोनॉमी क्या सुनिश्चित करता है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है दोस्तों वो मिनिमम रहे, ठीक है, उस प्रोजेक्ट या स्कीम के फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, ये तो इकोनॉमी हो गया। एफिशिएंसी इज़ द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एसेंशियल असाइंड गोल्स। दोस्तों जो आपको गोल्स असाइन किए गए थे वो आपने अचीव कर लिए, अकम्प्लिश कर लिए, ठीक है, ये तो आपकी दोस्तों क्षमता अच्छी हुई। मैंने दोस्तों बोला था आपको 10 क्वेश्चंस याद करने हैं एग्ज़ाम के लिए, आपने दोस्तों क्या है उसको याद कर लिया बहुत जल्दी, तो आपकी एफिशिएंसी थी। मैंने आपको बोला दोस्तों ये नॉवल जो है, एक नॉवल जो है ये पढ़नी है आपको 4 दिन के अंदर, ठीक है, आपने दोस्तों 3-3.5 दिन के अंदर ही उसको पढ़ लिया, तो ये क्या हुई दोस्तों, आपकी एफिशिएंसी हुई, आप ज़्यादा एफिशिएंट हो। दोस्तों मैंने बोला इस एक ग्राउंड के आपको चक्कर लगाने हैं, 500 मीटर का ग्राउंड है या 1 किलोमीटर का ग्राउंड मान लो, ठीक है, आपको इसके चक्कर लगाने हैं, ठीक है, तो आपने दोस्तों मैंने आपको जितना टाइम दिया था आपने उससे कम टाइम के अंदर उसके चक्कर लगा लिए, तो क्या हुए दोस्तों, आप ज़्यादा एफिशिएंट हुए। ठीक है, इसी को दोस्तों एफिशिएंसी बोला जाता है, क्षमता बोला जाता है। दोस्तों मुझे मेरे ऑफिस में कुछ भी काम मेरे कोलीग्स ने मुझे दिया या किसी भी मेरे सीनियर ऑफिसर ने मुझे दिया, तो मुझे जो तो जितना टाइम अलॉट किया गया था मैंने उससे कम में उस काम को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो मैं क्या हुआ दोस्तों, मैं ज़्यादा एफिशिएंट हो गया, मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई। ठीक है, मोटी मोटी बात ये है। तो इज़ अकम्प्लिशमेंट ऑफ द असाइंड गोल, जो आपको गोल असाइन हुआ उसको अकम्प्लिश करना ही क्या है, आपकी एफिशिएंसी है। प्रोडक्शन टारगेट्स एंड अदर स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर्स इज़ टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ असाइंड गोल्स। तो गोल्स आपको दिए, इसको अकम्प्लिशमेंट करना। प्रोडक्शन टारगेट, जो आपको टारगेट दिए प्रोडक्शन के। अदर स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव इन अ सिस्टमेटिक मैनर विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मिनिमाइजिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट without detracting from the level, quality or timing of the service to be provided by the public entity, project और enterprise। और दोस्तों क्या है, एफिशिएंसी से आप काम करोगे तो आपकी क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दोस्तों कम हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों जितना मैन पावर पे खर्चा लग रहा था, मान लो 10 दिन के अंदर काम हो रहा था, ठीक है, 10 मजदूर काम कर रहे थे, ठीक है, अगर दोस्तों वो अच्छे से काम होगा, मान लो वो काम 8 दिन के अंदर ही कर दे, मान लो, ठीक है, 10 मजदूर उतने ही होंगे, तो मतलब 80 मैन डेज़ के अंदर काम हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 100 मैन डेज़ के अंदर काम हो रहा है। और दूसरा जो है, मिनिमाइज़ तो करनी है आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट, लेकिन दोस्तों उसकी क्वालिटी है, उसका लेवल है, टाइमिंग जो है, उसकी जो सर्विस प्रोवाइड करवानी है हमें, उस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसकी क्वालिटी दोस्तों, उसका टाइमिंग जो है सर्विस का, वो उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्वालिटी में दोस्तों उसके लेवल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हुआ, मेरी एफिशिएंसी ऑडिट हो गया। ठीक है, इसको मैं एफिशिएंसी बोलता हूँ, राइट। इफेक्टिवनेस इज द एडॉप्शन ऑफ ए कोर्स ऑफ एक्शन। इफेक्टिवनेस दोस्तों क्या है, एक ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन को अपनाना विच एश्योर्स अचीवमेंट ऑफ द क्लियरली डिफाइंड प्री डिटरमाइंड प्लान्स। ठीक है दोस्तों, आपके कोई प्री डिटरमाइंड प्लान्स जो थे। इफेक्टिवनेस इज द एडॉप्शन ऑफ ए कोर्स ऑफ एक्शन विच एश्योर्स। ठीक है, ऐसी दोस्तों तरकीब अपना लो आप, ऐसा रास्ता अपना लो विच एश्योर्स, जो क्या सुनिश्चित कर ले, अचीवमेंट करना किनका, जो आपकी प्री डिटरमाइंड प्लान्स थे, जो गोल्स थे। ठीक है दोस्तों, जो भी आपके प्री डिटरमाइंड प्लान थे, गोल्स थे, उनको अचीव करने का जो मेथड है उसको क्या है दोस्तों, वो इफेक्टिवनेस है। एफिशिएंसी का मतलब है दोस्तों बहुत कम टाइम के अंदर अच्छे से उसको कंप्लीट करना। इफेक्टिवनेस का मतलब दोस्तों सिमिलैरिटी सी है, दोनों के तरफ बस माइन्यूट सा डिफरेंस है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और गोल्स एट द लोएस्ट रीजनेबल कोस्ट का भी दोस्तों चर्चा कर दी, एंड इन ए प्रैक्टिकल मैनर विद इन एन एस्टेब्लिशमेंट और एग्रीड टाइम फ्रेम। ठीक है, जितना टाइम आपको दिया है, ठीक है, जितना दोस्तों आपको टाइम दिया है और जितनी रीजनेबल कॉस्ट है आपकी, उस हिसाब से क्या है सारी चीज़ों को दोस्तों, जो आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम थे, जो प्री डिटरमाइंड प्लान थे, उनको अकम्प्लिश करना। ठीक है, तो ये हुई दोस्तों इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बातें। अब दोस्तों इनकी डेफिनेशन जो आपसे कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर दोस्तों मेनली थ्योरेटिकल बातें हैं। क्वेश्चन पूछेगा तो आपके इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है वो। ठीक है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की, राइट। यस और नो, आगे चलिए फ्रेंड्स।
आगे देखिए दोस्तों 17.2 में जो है अपनों मीनिंग ऑफ 3 E's पढ़ लिया, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। अब दोस्तों आगे जो है पूरा चैप्टर जो है ये प्लानिंग ऑफ रिव्यू, प्रोसेसिंग ऑफ रिव्यू। जो कोई भी दोस्तों डेवलपमेंटल प्रोग्राम, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी स्कीम है, उसको कैसे जांच करना है, इसके बारे में दोस्तों बातें बताई गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है इंटरकनेक्टेड है, राइट। जो भी दोस्तों आपका प्रोजेक्ट होगा, जो प्लान होगा, ठीक है, उसको कैसे आपको पहले प्लान करना है रिव्यू को, फिर दोस्तों उस जो प्लान किए हुए है जो प्रोजेक्ट है, जो रिव्यू है, उसको दोस्तों प्रोसेस करना है। ठीक है, उसके दोस्तों कई स्टेजेस हैं। ठीक है, तो वो दोस्तों अपने आज पढ़ेंगे। प्लानिंग द रिव्यू में देखिए दोस्तों, द स्केलेटन द सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट या स्कीम फॉर रिव्यू इज़ डन विद अटमोस्ट केयर। दोस्तों कोई भी आपको प्रोजेक्ट है, कोई भी स्कीम है जिसका आपको रिव्यू करना है, वो अटमोस्ट केयर उसके अंदर रखी जाती है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आफ्टर मेकिंग ए प्रीलिमिनरी स्टडी टेकन इनटू अकाउंट। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या है, प्रीलिमिनरी स्टडी करनी है। ठीक है, किसी भी दोस्तों प्रोजेक्ट या स्कीम जो है जिसकी ऑडिट आपको करनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है दोस्तों, रिव्यू करा जाता है, रिव्यू को प्लान किया जाता है। ठीक है, एक प्रीलिमिनरी स्टडी आपको कर लो। वेरियस फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल आउटले इन्वॉल्व्ड। ठीक है, ज़रूरी नहीं है दोस्तों आप प्रीलिमिनरी स्टडी करो और जिस प्रोजेक्ट या स्कीम को सिलेक्ट करो उसके अंदर आपको फाइनेंशियल आउटले क्या है, उसका पैसे का ही चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट्स एंड देयर प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ द टास्क टेकन अप बाय ऑडिट बीइंग एन एसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर मीनिंगफुल रिव्यू। ठीक है, और दोस्तों जब भी आप रिव्यू को प्लान करोगे, ठीक है, तो इसके अंदर एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स। तो दोस्तों जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनका एक्टिव कोऑपरेशन होना चाहिए, वो कोऑपरेट करने चाहिए। एंड देयर प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ द टास्क टेकन अप बाय द ऑडिट बीइंग एन एसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर मीनिंगफुल रिव्यू। ठीक है दोस्तों, जितना जो डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट की आप ऑडिट करोगे जिस प्रोजेक्ट या स्कीम के तहत, तो उसका दोस्तों एप्रिसिएशन की क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तभी दोस्तों आप मीनिंगफुल रिव्यूज़ का कर पाओगे। ए प्री रिव्यू डिस्कशन इज़ हेल्ड विद द डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़। दोस्तों रिव्यू करने से पहले एक जो क्या है डिस्कशन किया जाता है डिपार्टमेंटल अथॉरिटी से, सॉलिसिटिंग मतलब मांगना, सजेशंस रिगार्डिंग एरिया एस्पेक्ट टू बी टेकन अप फॉर स्टडी एंड असिस्टेंस इन मेकिंग अवेलेबल द रिकॉर्ड्स एंड डेटा। ठीक है, उनको दोस्तों बताया जाता है कि भाई किस किस एरिया, किस किस एस्पेक्ट की हम ऑडिट या स्टडी करेंगे, और दोस्तों उनसे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स या डेटा हैं उनको क्या है, उनको मंगवाया जाए, उनको दोस्तों उनकी असिस्टेंस हमें चाहिएगी। ठीक है, और दोस्तों उनको क्या है अवेलेबल करवाया जाए। राइट दोस्तों, ये क्या है, प्लान हो जाता है रिव्यू। इसके बाद दोस्तों रिव्यू प्लान हो गया, इसके बाद क्या है, रिव्यू को प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसेसिंग द रिव्यू, द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व। दोस्तों कोई भी रिव्यू है जिसको आपको प्रोसेस करना है, रिव्यू का मतलब दोस्तों क्या हुआ, एक प्रकार से ऑडिट ही तो हुआ। ठीक है, कोई भी दोस्तों प्रोजेक्ट या स्कीम है जिसको आपको रिव्यू करना है, ये हुआ दोस्तों प्लानिंग द ऑडिट। इसको ऐसे पढ़ो, प्लानिंग, प्रोसेसिंग द ऑडिट। ऑडिट को कैसे प्रोसेस करना है, प्रोसेसिंग द रिव्यू, द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो दोस्तों कौन कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व है, प्रीलिमिनरी स्टडी ऑफ द सिलेक्टेड प्रोजेक्ट या स्कीम। सही बात है भैया, कोई भी प्रोजेक्ट या स्कीम है दोस्तों ऑडिट तो तब करोगे ना जब आप उस पर प्रीलिमिनरी स्टडी आपकी हुई होगी। ठीक है, मुझे दोस्तों कोई भी पर्टिकुलर एरिया या एस्पेक्ट की मुझे ऑडिट करनी है तो मुझे उसके बारे में दोस्तों प्रीलिमिनरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तभी मैं उस प्रोजेक्ट या स्कीम पे क्या है प्रीलिमिनरी स्टडी कर सकता हूँ। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान को दोस्तों डेवलप करना है, रिव्यू प्रॉपर, और दोस्तों प्रिपेयरिंग द रिव्यू रिपोर्ट। ठीक है, सारी चीज़ें होने के बाद दोस्तों क्या है, मुझे ऑडिट रिपोर्ट तो देनी ही पड़ेगी, रिव्यू रिपोर्ट तो मुझे देनी ही पड़ेगी। राइट, तो ये दोस्तों किसी भी ऑडिट जो है उसको प्रोसेस करना, रिव्यू को प्रोसेस करने के 4 हिस्से थे। ठीक है, अब दोस्तों इस चारों हिस्सों के बारे में क्या है अलग अलग पैराज के अंदर बताया गया है, और इसके साथ दोस्तों यहाँ तक पढ़ने के बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। राइट, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रीलिमिनरी स्टडी ऑफ सिलेक्टेड प्रोजेक्ट और स्कीम। अब दोस्तों सबसे पहले पढ़ा आप लोगों ने प्लानिंग द रिव्यू। ठीक है, प्लानिंग द रिव्यू के बाद दोस्तों प्रोसेसिंग ऑफ रिव्यू। पहले दोस्तों अपनों ने प्लान किया रिव्यू को, प्लान किया दोस्तों ऑडिट को। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रोसेस करेंगे हम ऑडिट को, प्रोसेस करेंगे हम रिव्यू को। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों क्या 4 चरण हमें बताए। अब पहला चरण जो है दोस्तों क्या है, इसके अंदर प्रीलिमिनरी स्टडी ऑफ सिलेक्टेड प्रोजेक्ट या स्कीम। कोई भी दोस्तों प्रोजेक्ट या स्कीम है उसकी प्रीलिमिनरी स्टडी करना जरूरी है। ठीक है, द प्रीलिमिनरी स्टडी ऑफ द प्रोजेक्ट या स्कीम इज एम्ड एट, इसका दोस्तों क्या मकसद है, हैविंग ए कॉम्प्रिहेंसिव इनसाइट इनटू द ब्रॉड पिक्चर obtained at the time of initial selection to locate areas aspect requiring an in-depth examination। दोस्तों प्रीलिमिनरी स्टडी के बाद आपको क्या है ये चीज़ें पता करनी होती है, एक आपको ब्रॉड पिक्चर बनानी होती है
एक ब्रॉड पिक्चर दोस्तों, आपको किसी प्रोजेक्ट को एक ब्रॉड पिक्चर आपको बनानी पड़ती है, ठीक है, ताकि दोस्तों आपको ये पता कर सको कि आपको इन डेप्थ एग्जामिनेशन जो है किस एरिया या किस एस्पेक्ट के अंदर करनी है, ठीक है। दोस्तों कोई भी एक प्रोजेक्ट है, कोई भी एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम है, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप 100% इसका क्या है ऑडिट कर दो और आपको चीज़ें पता लग जाए। दोस्तों आपको रिव्यू करना है, ऑडिट करनी है, तो आपको ऐसी चीज़ों को पता लगाना होगा, ऐसे एरियाज़, ऐसे एस्पेक्ट को लोकेट करना होगा जिन पे क्या है इन डेप्थ एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, ठीक है। एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस दोस्तों, नियम कानून, बजट और दोस्तों प्लान डॉक्यूमेंट्स, परफॉर्मेंस बजट ऑफ द डिपार्टमेंट का दोस्तों क्या परफॉर्मेंस बजट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स, पीरियोडिकल अप्रेजल्स, रिपोर्ट्स by the developmental officers and external agencies, if any, like working study groups of planning commission, public accounts committee, estimate committee, bureau of public enterprise reports etc. would provide necessary background material for carrying out this study। दोस्तों कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की आपको ऑडिट करनी है, तो उसके लिए उससे रिलेटेड दोस्तों सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो हैं अगर वो आपको मिल जाए, ठीक है, तो वो दोस्तों क्या है आपकी प्रीलिमिनरी स्टडी को क्या है वो सफल कर देगा। प्रोवाइड नेसेसरी बैकग्राउंड मटेरियल फॉर कैरिंग आउट दिस स्टडी, ठीक है। तो दोस्तों वो क्या है नेसेसरी बैकग्राउंड मटेरियल जो है प्रीलिमिनरी स्टडी को करने के लिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमारे पास होंगे तभी तो हम क्या है प्रीलिमिनरी स्टडी कर पाएंगे, हम दोस्तों ऑडिट ढंग से कर पाएंगे। सच स्टडी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द आइडियाज़ ऑफ द स्कीम, इट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। ऐसी स्टडी से दोस्तों हम क्या है स्कीम का आइडिया लगा सकते हैं पता, उसका क्या एम था, क्या ऑब्जेक्टिव था, फाइनेंशियल उसके टारगेट दोस्तों कितना खर्चा हुआ है, और दोस्तों कौन सी एजेंसी उसको एग्जीक्यूट कर रही है उस स्कीम को, इस चीज़ों का हम प्रीलिमिनरी स्टडी के द्वारा हम पता लगा सकते हैं, राइट। तो ये वो दोस्तों 17.5 नंबर पैरा। नेक्स्ट जो पैरा है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस अपने इसको दोस्तों वापस रिवाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।